नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान लोकसभा चुनाव कर दिया है। 195 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज इसकी घोषणा हो गई और इसमें एक संदेश भी निकला। संदेश ये था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता ये समझकर कि हम हिंदुत्व जो वोट बैंक है उसको साधते हुए किसी दूसरे धार्मिक विषयों पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं या फिर कुछ और बातें सांप्रदायिक रूप से रख सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा, हमें पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा, ये उनकी जो गलतफहमी है वो दूर हो गई। ऐसे कई नेता हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, जो कि धार्मिक तौर पर काफी बयानबाजी करते रहे हैं पिछले अपने कार्यकाल में। तो इसका क्या संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को भाईजान का साथ चाहिए, ये वो बता रहे हैं। और अभी तो 195 की लिस्ट आई है, अभी और लोगों की जो लिस्ट आएगी उसमें भी कई नाम ऐसे आने की संभावना साफ तौर से दिखाई दे रही है कि उनके पत्ते साफ कर दिए जाएंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी नमस्कार। हमारे साथ संजीव जी, कैसे देखा जाए इसका कि प्रज्ञा ठाकुर हो, दिल्ली से विधुड़ी जी हो, ऐसे तमाम नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी समय समय पर करते रहे हैं, जो जिससे मतलब कुछ लोग तो आहत हुए ही हैं। संदेश है एक देने की कोशिश कि आप हमारी टीम में हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस तरह की अगर बयानबाजी करेंगे तो हम आपको भी माफ नहीं करेंगे। जो माफ एक बार कहा था ना प्रज्ञा ठाकुर के लिए, वो वाला। देखिए, जब ये प्रकरण हुआ था प्रज्ञा ठाकुर वाला, तो शुरुआत उसकी हुई थी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, बापू, उनके खिलाफ बोले गए कुछ ऐसे शब्द जो कि हमारे देश में लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। उनके द्वारा बोले गए थे वो शब्द। और आपको याद होगा ये दौर उस वक्त का था जब बस चुनाव सामने थे 2019 के, और वो उम्मीदवार थी। और जाहिर है कि उस वक्त ये सवाल हुआ था प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री ने इस बात को भी मेंशन किया कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि वो माफ नहीं कर सकते। नहीं, हमने सुना है, इसीलिए शुरुआत में वो चीज मैंने इसीलिए शुरुआत में सुनाई, बिल्कुल, कि प्रधानमंत्री किस तरह से उस टाइम जिक्र कर रहे थे उस चीज का। पर उस वक्त आपको याद होगा हिमांशु, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे ज्यादा प्रधानमंत्री कुछ करें, तात्कालिक रूप से कुछ बात कहें, कुछ ऐसी मैसेजिंग हो ताकि और नेताओं को ये मैसेज जाए कि साहब देखिए, आप इस तरह की बातें अगर करते हैं बापू के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उस वक्त कुछ तात्कालिक रूप से मोदी जी की तरफ से बस इतना कि मैं माफ नहीं करूंगा, लोग बाग सोचने लग गए। उसके बाद मुझे याद है कि मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने कई बार बोलना शुरू किया, और खासतौर पर जनवरी 2023 के शिवमोगा में, कर्नाटक में, उन्होंने जो लाइन दिया कि आप सब शस्त्र रखिए क्योंकि ये लव जिहाद करते हैं, इनके पास अगर और कुछ जिहाद नहीं बचता है तो अपनी रक्षा के लिए आप शस्त्र रखिए। ये देश के एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सांसद है, ये शोभा नहीं देता है। आप ओथ लेते हैं, यू टेक ओथ इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप संसद में, और आप ऐसी बात करेंगे तो ये अपने आप में एक ऐसी, आप देखिए राष्ट्रपिता के बारे में, फिर अब मुस्लिम समाज के बारे में इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, और उसके बाद भी कहीं भी पश्चाताप का भाव उनमें कतई नहीं था। शायद वो उस बात को कहीं ना कहीं साबित करती हुई नजर आती थी कि उनका नाम एक ऐसी घटना में था जो कि सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाता है, जो उन पर मामले चल रहे हैं। हालांकि वो अभी तक किसी दिशा में गए नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक पृष्ठभूमि तो वो बनाता ही है। और उसके बाद फिर इस तरह के बयानात, और उनका भी एक समर्थक वर्ग था इस देश में, उनका भी एक समर्थक वर्ग था। तो शायद ये मैसेज हिमांशु केवल उस व्यक्ति को नहीं है जिसका टिकट काटा गया है, ये मैसेज
शायद उस पूरे समुदाय ग्रुप को है जो उनके बयानों से लेफ्ट आउट फील करता था, खासतौर पर मुस्लिम समाज, और उस ग्रुप को भी है, उस समाज को भी है जो बड़े गौरवान्वित तरीके से महिमा मंडन करता था इन बयानों के बाद ऐसे नेताओं का। देश का शीर्ष नेतृत्व इस बात की इजाजत नहीं देता है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व को सांप्रदायिक और तमाम उस तरह के अलंकरणों से हमेशा ये एक तोहमत दिया जाता रहा है, आरोप लगाया जाता रहा है, और उनकी भूमिकाएं भी कई जगहों पर क्वेश्चन हुई है शीर्ष नेतृत्व की। बावजूद इसके ये बात इस टिकट के बाद स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए इन चुनाव में, क्योंकि लक्ष्य 400 का है। इसलिए क्या ये मजबूरी भी है कि मुस्लिम समाज को लेना ही है? क्योंकि मुझे याद है जब यूपी का इलेक्शन चल रहा था, उसके बाद योगी जी ने कहा कि हमको 20 की जरूरत नहीं है, 80 है हमारे पास, कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया था। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, लेकिन 80-20 की उन्होंने बात की थी। लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव आते आते 24 का, वो उस 20 को भी साथ में लेना चाहते हैं, और उसके लिए अपने सांसदों को भी अगर उनको हटाना पड़े तो उससे वो गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए विधूड़ी जी ने किस तरह से संसद के अंदर कितनी सारी बातों का जिक्र किया। अब तो हालांकि वो बसपा के सांसद भी नहीं है जिनके बारे में कहा गया था, दानिश अली। उसके बाद उनको भी इसी लिस्ट में रखा गया, उनका भी पत्ता काटा गया। हाँ, देखिए आपने योगी जी की बात की। मुख्यमंत्री के अलावा खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में, जैसे कि बिजली अगर इस मोहल्ले में मिले तो उस मोहल्ले को भी मिले, बिजली अगर ईद में आए तो दिवाली में भी आए, कुछ इस तरह के बयान उनके द्वारा भी दिए गए थे, जो तात्कालिक रूप से चुनाव में वोट इकट्ठा करने के ख्याल से इंपॉर्टेंट होते हैं, और दिए भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कभी इस तरह से नहीं बोला हो, लेकिन उन्होंने एक तो यह है कि जिस देश को वो नेतृत्व दे रहे हैं वहां एक सीमा तक तो इस तरह की बातें लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन ये जो अपने आप में मल्टी डायमेंशनल कल्चर वाला देश है, इसमें अल्टीमेटली सबको ये लगता है कि हमें अपने बयानों की वजह से एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने आप को सुधारें। जैसे कि ये जो सबका साथ सबका विश्वास वाला जो लाइन है, सबका प्रयास सबका विकास, और अब सबका तो ये ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी जो है उसको आप साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने तरीके से इंक्लूसिविटी की बात हमेशा कांग्रेस और लेफ्ट भी करती रहती है। तो ये इंक्लूसिविटी का ही हिंदी संस्करण है। तो आप जब ये छोड़ते हैं मुस्लिम समाज के वोट बैंक को, तो आप पता चला कहीं 15%, कहीं 20%, जो भी आबादी है, कहीं 12%, वो गिफ्ट में सामने वाले को देते हैं। उस वर्ग का वोट पाने के लिए कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो यूं ही मिल जाता है। ये बदलाव की जो कोशिश है, ये हिंदू समाज के अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के बाद की कोशिश है। पहले उसको कंसोलिडेट किया गया, वो टूट करके दूसरे दलों में न जाए, चाहे वो अगड़ों के वोट हो या पिछड़ों के वोट हो। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहले दुरुस्त किया है, और देखिए रणनीति के तहत फिर वो इस तरफ आ रहे हैं। आपने दानिश अली का जिक्र किया, और प्रवेश वर्मा एक ऐसी सीट से सांसद दिल्ली के वो रहे जो कि कहा यही जा सकता है कि श्योर शॉर्ट सीट है, पश्चिम दिल्ली। और प्रवेश वर्मा कोई सामान्य नहीं, उनकी परंपरागत वोट बैंक है, जाट समुदाय से आते हैं, और उनके फादर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और बहुत साल तक रहे, इन द सेंस कि आप देखिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद बना ही नहीं पाई है दशकों से भारतीय जनता पार्टी। अगर आप याद करें तो वैसे व्यक्ति के तौर पर पहचान साहिब सिंह वर्मा, उनके पुत्र है प्रवेश वर्मा।
लेकिन ये रिस्क लिया गया। उन्होंने जो बात बोली थी वो भी बड़ी अजीब और गैर जरूरी थी, उस वक्त बोली गई वो बात, और बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। और कंट्रोवर्सी इस बात को भी लेके हुई थी कि बोलने के बाद कोई पश्चाताप नहीं था। आप जैसे बोल रहे हैं, सोच समझ करके आए हैं और बोल रहे हैं। एक होता है कि आपने भाषण के रॉ में जोश में बोला, और जोश में बोला अगर आपने, और उसके बाद सॉरी कहा तो लोग उस सॉरी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लगता है बहुत विचारित तरीके से, बहुत ही सोच समझ करके आपने उस भाषा का प्रयोग किया, और कहीं कोई पश्चाताप का भाव नहीं था। उस वक्त भी ये प्रश्न नेतृत्व से हुआ था कि आप इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और देखिए कि वो नतीजा सामने आया, न केवल उनके मामले में प्रवेश वर्मा के, बल्कि आप देखिए विधुरी जी, जिन्होंने दानिश अली के बारे में संसद के भीतर, कल्पना से परे था ये बात कि संसद के भीतर उन्होंने इस तरह की बातें की थी। उस टाइम पे सजा नहीं मिली, लेकिन इस टाइम पे मिल रही है। हाँ, और हाँ, ये बात सही है कि वो जो प्रधानमंत्री का था मैं माफ नहीं करूंगा, ऐसा लगता है कि वो चीजों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं और बताना चाहते हैं कि आप उस वक्त अगर बच गए तो ये ना समझिएगा कि आप बच ही जाएंगे। देखिए, इससे वो भारतीय जनता पार्टी की छवि बचा रहे हैं, अकलियत समाज के लिए वो जो सोच रहे हो, लेकिन बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी को सबों की पार्टी बनाने के क्रम में जो प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को ये झटका लगता है। और सबों की पार्टी बनाने का प्रयास का मतलब हो गया कि मुस्लिम समाज भी इसमें आकर के वोट दे। आप देखिए कि इस बार मैं देख रहा हूं 195 की लिस्ट है, पिछली बार 543 की लिस्ट में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। 195 की लिस्ट में भी केरल के मल्लपुरम सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव। तो संकेत ये कि जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं हमारे जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी का, शायद ये सोचना है वो अगर मुस्लिम समाज के खिलाफ या फिर किसी और समाज के खिलाफ कुछ जहर उगलते हैं, मैं तो सीधे जहर उगलना कहूंगा, क्योंकि ऐसी बातें नेता भले ही वोट लेने के लिए करते हैं, लेकिन समाज में जहर ही फैलता है इन सब चीजों से। तो वो अगर ऐसी हरकत करते हैं तो एक तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है, पहला, और दूसरा उस समाज से जिसका वोट चाहिए, जिसके लिए कुछ लोगों ने कुछ बोला है, उस समाज से भी लोगों को लेकर आए, ताकि जो भरोसा है वो और बढ़े कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। देखिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई 1980 में, भारतीय जनसंघ के नए अवतार के तौर पर, तो उस वक्त के जो बड़े नेता थे उसमें शुमार थे सिकंदर बख्त, और एक और साहब थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये बड़े नेताओं में से एक थे जो कि पार्टी अध्यक्ष के बराबर का रुतबा रखते थे, और टोकनिज्म ही सही, दिखाने के लिए ही सही, ये परंपरा थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और तभी आप पाएंगे कि शहनवाज हुसैन उतनी युवा अवस्था में देश के कैबिनेट मिनिस्टर बने। शहनवाज साहब तो अभी भी युवा दिखते हैं, ईश्वर करे कि वो और युवा दिखें, लेकिन वो 1998-99 में वाजपेयी जी की सरकार में 2004 तक कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट मिनिस्टर थे वाजपेयी जी की सरकार में 2 दशक से ज्यादा से पहले। कितने युवा रहे होंगे, और उस वक्त उनको दिया गया था। ये एक परंपरा थी भारत की, जिसमें कि आप समावेशी, जब आप एक प्रयास करते हैं, समाज बनाते हैं, तो उसमें आप डालते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये थी। अचानक से वो गायब होने लग गई थी। उस परंपरा को इसीलिए कायम रखा गया था उस टाइम पे भी, ताकि भले ही आज की तारीख में मुस्लिम समाज हम पर विश्वास नहीं करता है, पर हम उस आचरण से अपने आप को साबित करेंगे कि वो हम पर विश्वास करे। और इसीलिए वो जो लाइन लाई गई कि सबका साथ सबका विश्वास। दूसरा, ये कोशिश हमेशा से रही, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, कि बहुत आगे जाके लाइन क्रॉस करके कभी भी कोई सांप्रदायिक बात नहीं कही जाए। चाहे वो चुनाव जीतना कितना भी जरूरी हो, तो आप जो है वो उस तरह की बात को प्रमोट नहीं किया जाए। कोई लव जिहाद और इस तरह की बातें जो होने लगी, घटनाएं हुई, उनके ही कार्यकाल में हुई हैं घटनाएं, और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको एंडोर्स करने वाली बात नहीं हुई।
मेरा मानना है हिमांशु की टिकट काट करके ये जो 3 टिकट काटी गई हैं और 1 टिकट दिया गया है, ये एक ह्यूज मैसेजिंग है अपने अपने शीर्षस्थ स्तर पे, एक ह्यूज मैसेजिंग, ताकि कुछ लोग जो मॉडरेट हैं, कुछ लोग जो इस बात को मानते हैं कि हमारे फायदे का भी सौदा है जो सत्ताधारी दल है उसके साथ अपने आप को जोड़े रखने का, तो उनको एक मैसेजिंग देने की कोशिश है। आपको एक उदाहरण से इसको बताता हूं। देखिए, लाभार्थियों की एक लिस्ट निकाली गई उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, तो उसमें पाया गया कि 25% लाभार्थी मुस्लिम समाज से थे और उनके यहां फोन करना है, उनको उनसे मदद मांगनी है कि आप साहब हमें वोट करें, देखिए हम लोगों ने आपके लिए ये किया है। ये मुझे लगता है प्रायः सही है, कोई भी राजनीतिक दल इसको कर सकता है, पर फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है क्योंकि लाभार्थ के वितरण में भेदभाव हमने नहीं किया, ये साबित करने की भी एक कोशिश है और लाभार्थी को ये बताने की भी कोशिश है कि देखिए साहब, हम आपके लिए खड़े हैं, हमें वोट दीजिए, दोबारा आएंगे तो हम आपको दोबारा से देंगे। एक मोदी भाईजान करके कोई प्रोग्राम भी शुरू करने की कोशिश हाल के दिनों में हुए, जिसमें कि दे वांट टू रीच आउट टू द मुस्लिम्स पर्टिकुलरली। तो ये प्रयास जो है, ये हो सकता है कि टोकनिज्म हो सकता हो दिखावटी हो सकता है कि इसका शिफर हो नतीजा, पर फिर भी इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो सांकेतिक महत्व है, वो बहुत हाई है। अच्छा, राम मंदिर बनने पर लगा ये था, शुरुआत में ये लग रहा था कि अब और ज्यादा हार्ड हिंदुत्व की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी और इस चीज को और प्रमोट करेगी। प्रमोट तो कर रहे हैं, खैर उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने यू टर्न भी लिया है और वो सीधे भी चल रहे हैं, ये मतलब जो 2 तरह की चीजें हुई हैं राम मंदिर के, उससे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ा और एग्रेसिव होगी इस मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दे पर। और ये प्रज्ञा ठाकुर या फिर विधुड़ी साहब जैसे जो नेता है, उनको हो सकता है ऐसे और भी 2-4 नेताओं को लेकर आया जाए और उनसे खूब बयानबाजी करवाई जाए, लेकिन ये यू टर्न जो लिया गया है। देखिए, राम मंदिर और या कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ, इन सबों में एक चीज देखिए कि भव्य राम मंदिर बनाया गया, काशी विश्वनाथ भव्य तरीके से अब बनकर तैयार सामने है आपके। ये सब हिंदू कंसोलिडेशन का है इंतजाम। हिंदू कंसोलिडेशन का मतलब कि मुसलमानों के खिलाफ आपको उतरना है, ये नहीं है। ये कंफ्यूज जो कर रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं, उनकी टिकट कट रही है। इस देश में हिंदू बहुल जो आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, इसीलिए वोट करे क्योंकि हम आपके धार्मिक जो आपके सरोकार है उसको हम पूर्ण करते हैं। पर यह संदेश देने की भी कोशिश है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो नॉन हिंदूज हैं उनके खिलाफ कुछ विश्वमन करें, इसकी इजाजत हम आपको नहीं देते। कंसोलिडेशन का अधिकार है, वो सब करते हैं, यानी हम आपके साथ हैं। हाँ, लेकिन अब दूसरी तरफ उधर जहर मत उगलिए जाकर। वो कह रहे हैं कि हम उनको नहीं छोड़ रहे हैं, वही तो हमारा वोट बैंक है। वोट बैंक को पकड़े रहना है, पर उनको ये संदेश देने की कोशिश है कि साहब देखिए, हमारी जो धार्मिक चेतना का पुनर्जागरण हम कर रहे हैं, तो किसी के खिलाफ जा करके आप बातें करिए, उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए इस बात को कर रहे हैं। और ये आज की तारीख की जरूरत है क्योंकि हमारा बड़ा पुरातन संस्कृति है वगैरह वगैरह। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कुछ जो उत्साही लोग हैं वो आगे बढ़ करके और इस तरह का कांड जो कर देते हैं, वो बहुत ही बड़ा मैसेजिंग की जरूरत थी। और लोगों को ये लग रहा था प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में, तो बिल्कुल लग रहा था। और जिस तरह से मैं हाल के दिनों में संसद में विधुरी जी को भी देख रहा था, बड़े सबड्यूड, लो, और ऐसा उनको लग रहा था कि उनके साथ कुछ घटित होने वाला है, कुछ इस तरह की बातें। अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो हाल संसद का सत्र बीता, आखिरी जो था, उसमें आपने उनको कहीं देखा ही नहीं होगा कोई बड़ी बात कहते हुए, कोई कंट्रोवर्शियल लाइन लेते हुए। ऐसा लगता है उन्हें संकेत दे दिया गया। उन्होंने जब किया तो बहुत चर्चा हुई और उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अपने कोटे का चर्चा जो है उन्होंने उसी दिन कर दिया। लेकिन प्रवेश वर्मा वाली बात जो है वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक मजबूत कैंडिडेट को भी इन शर्तों पे हटा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं, ये बड़ा ही एक अच्छा उदाहरण पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कुछ और नेता हैं
नहीं, मैंने कहा कि अभी तो 195, अभी तो बहुत लिस्ट आनी बाकी है, 1/3 लिस्ट आई है, अभी तो 2/3 आनी बाकी है। उदाहरण सेट करने की कोशिश है, और ये उदाहरण जो सेट किया गया है, क्या इसको बाकी के लिस्ट्स में भी फॉलो किया जाएगा, ये देखना होगा। चलिए देखिए, और हो सकता है उम्मीदवार मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आए। इसके अलावा कुछ ऐसे नेता भी हैं, अभी भी लिस्ट आना बाकी है, क्योंकि जो कि तमाम तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। क्या उनको साइडलाइन किया जाएगा, देखते हैं आने वाले वक्त में। आपका क्या ख्याल है इस पूरे विषय पर, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।